तो देखिए आज की क्लास में हम मृदा पर डिस्कस करेंगे। मृदा मतलब क्या होता है आपका? मिट्टी। ठीक है। अब ये मिट्टी भी बहुत प्रकार की होती है, सुना होगा आपने, बचपन में काफी पढ़े रहते हैं आप लोग। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये वो। तो ये सारा डिस्कशन हमारा आज चलेगा। तो चट्टान पढ़ी थी कल आपने, और चट्टानों के विघटन से तथा नियोजन से जो उत्पन्न होते हैं ढीले व असंगठित भू पदार्थ, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। तो मिट्टी क्या है? चट्टान और पेड़ पौधे, या जो आप ये कहें कि जीवाश्म होते हैं, जीव जंतु के जो मृत्यु उपरांत जो शरीर बच जाता है, वो इन सब के मिश्रण से जो बनता है वो क्या होती है? आपकी मिट्टी होती है। इसलिए आपने पढ़ा भी होता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधे मिट्टी से कई सारे मिनरल्स जो होते हैं वो अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है। मृदा क्या है? मृदा का रंग, संरचना एवं उसमें उपस्थित खनिज इस बात पर निर्भर करती है कि इसका निर्माण विघटन के चट्टान से हुआ है। अब केचुआ जो है, कैसा होता है केचुआ? आप जानते ही है ना। ठीक। केचुआ, केचुए मिट्टी के निर्माण तथा इसके उत्पादकता में वृद्धि में विशेष योगदान देते हैं। अब ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक। कि मिट्टी के निर्माण एवं उसकी उत्पादकता में वृद्धि के लिए योगदान देने वाले जो जीव है उसका नाम बताइए। तो केंचुआ आपको याद रख लेना है इसके लिए। ठीक। इसीलिए इसको पारिस्थितिकी का इंजीनियर भी कहा जाता है। जब आप इन्वायरमेंट साइंस पढ़ते हैं ना, आप देखो एक और चीज याद रखनी है आपने, कि ज्योग्राफी का कई सारा बहुत सारा पोर्शन जो है आपका वो इन्वायरमेंट साइंस के अंदर भी आप लोग पढ़ते हैं। उनमें से ये भी एक इम्पोर्टेंट है। राइट। तो पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर किसे कहा जाता है? केचुए को कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। ये मिट्टी में छोटे छोटे छेदों का निर्माण करते हैं जिनसे होकर जल व ऑक्सीजन अंदर पहुंचती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। मिट्टी को महीन कणों में निर्मित कर महीन बना देते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र, जिसके द्वारा मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा आवश्यक है। ठीक है। तो नाइट्रोजन चक्र की जो प्रक्रिया है उसमें भी केंचुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नाइट्रोजन चक्र भी आप एनवायरमेंट साइंस जब पढ़ेंगे तो पढ़ते हैं उसमें। मृदा परिच्छेदिका, इसमें विभिन्न प्रकार का पदार्थ का लंबवत प्रकार से गतियों के माध्यम से स्थानांतरण होता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि जो गतियां हैं या जो मूवमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला मूवमेंट इसका है आपका अपवहन। ठीक। दूसरा है विनिक्षेपण। देखिए ये पूरा हिंदी में हो रहा है, तो दीक्षा मैम आप एक काम करना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ना, अभी आप हाथों हाथ अपने मोबाइल फोन पे इसका हिंदी का अंग्रेजी अर्थ भी देख लेना। ठीक है ना। अपवहन का, विनिक्षेपण का, कोशिका, ये सब। ठीक है। उससे भी आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है मैम। और बाकी जहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगा आपको, आप मेरे को इंडिविजुअली कॉल कर लीजिएगा, तो मैं वहां पर आपको हेल्प कर दूंगा। चलिए, केशिका क्रिया क्या होती है? चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक तथा बलुई मिट्टी में सबसे कम होती है ये केशिका क्रिया। अब ये सिर्फ आपने ये याद कर लेने हैं आप लोगों के लिए। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पोर्शन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा हो जाएगा आपका। मिट्टी का वर्गीकरण, कौन कौन सी मिट्टियां होती हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। मिट्टी का वर्गीकरण ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार, और अभी भी पूछा सकता है आपसे। पार्टजोल मिट्टी, यह डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? घने जंगल जो होते हैं में पाई जाती है। और डेंस फॉरेस्ट में पाई जाती है तो ये क्या है? खुद भी घनी मिट्टी होती है जो शीत व समशीतोष्ण जलवायु में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी किस कटिबंध में पाई जाती है याद रखना जरूरी है ना। कटिबंध मतलब क्या है? जलवायु क्षेत्र जो होते हैं। फिर है चरनोजम, चरनोजम मिट्टी, यह वन, घास आदि के क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये समशीतोष्ण तथा शीत स्टेपी जलवायु में पाई जाती है। स्टेपी जो घास के मैदान है वो कहाँ पर है? आंसर देना है आप लोगों ने। फिर आते हैं लेटेराइट मिट्टी, यह उष्ण व आर्द्र क्षेत्रों में विकसित होती है। इसके ऊपरी भाग में लोहे के ऑक्साइड तथा अल्यूमिनियम के लवण पाए जाते हैं। ठीक है। लेटेराइट मिट्टी तो आपने नाम कई बार सुना होता है पहले से, है ना। ये उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में विकसित होती है, और इसके ऊपरी भाग में लोहे के ऑक्साइड तथा अल्यूमिनियम के लवण भी पाए जाते हैं।
चेस्टनट मिट्टी, जिसको भूरी मिट्टी भी कहा जाता है, यह शुष्क भागों में पाई जाती है और यह हल्के भूरे रंग की होती है। फिर आपका है सिरोजम मिट्टी। ये जितने भी नाम हैं लिखे हिंदी में, बट हैं ये इंग्लिश के नेम, हाँ ठीक है। पॉटजोल हो, चरनोजन हो, लेटराइट हो, चाहे आपका चेस्टनट हो, चाहे सिरोजम हो, ठीक है मैम। तो इंग्लिश के नाम है, ये सारे लिखे हिंदी में है बस। मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है और यह क्षारीय होती है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी मिट्टी की, वो विशेषकर आपने याद रखनी है। जैसे चेस्टनट मिट्टी की जो विशेषता वो क्या है, हल्के भूरे रंग का होना, ठीक है। इससे पहले आपने पढ़ा लेटराइट मिट्टी का क्या विशेषता है, इसमें लोहे के ऑक्साइड और अल्यूमिनियम के लवण पाए जाते हैं, ठीक। और सिरोजम का पढ़ा आपने, ये क्षारीय होती है, राइट। तो ये आपने याद रखना है बस। टेरा रोसा मिट्टी, इसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। यह लाल चिकनी मिट्टी होती है, अभी नाम याद रखना है आपने, ठीक है। टेरा रोसा मिट्टी कैसी होती है, लाल रंग की चिकनी मिट्टी होती है। प्रेयरी मिट्टी, ठीक है। अब प्रेयरी मिट्टी शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में लंबी घास की भूमि में पाए जाते हैं। अभी आपने घास के मैदान में, प्रेयरी घास के मैदान में पढ़े थे, कहाँ पाए जाते हैं ये आप लोगों को बताना है, ठीक। यह चरनोजम और पाटजोल मिट्टी के मिश्रित गुणों वाली मिट्टी होती है। आई डोंट थिंक कि इतना डीप आपसे पूछेगा वो, लेकिन फिर भी ये जो वर्गीकरण है ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख वर्गीकरण था मिट्टियों का। आगे बढ़ते हैं सॉइल कंजर्वेशन यानी मृदा संरक्षण की तरफ। मृदा को विभिन्न गुणवत्ता परक बनाए रखना मृदा संरक्षण कहलाता है। कंजर्वेशन क्या होता है, संरक्षण क्या होता है, आप जानते ही हैं कि कोई भी वस्तु है उसको उसी रूप में बनाए रखना लंबे समय तक, उसे बोलते हैं हम क्या, संरक्षण। तो किसी मिट्टी में कुछ गुण हैं तो गुण हमेशा बने रहे, वो मृदा संरक्षण होगा। मृदा को गुणवत्ता परक बनाए रखना मृदा संरक्षण कहलाता है, जिसमें मुख्यतः मृदा अपवर्तन को नियंत्रित करना एवं उसकी उर्वरता को बनाए रखना है। मृदा अपवर्तन क्या होता है, जिसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं, सॉरी जो सॉइल स्लाइड जो होती है आपकी, जब मृदा कटती हुई आपकी आगे चली जाती है। आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्र में जब नदी का वेग बहुत तेज रहता है तो क्या करती है, अपने वेग के साथ मिट्टी का कटान करते हुए उसको आगे ले जाती है ना। मृदा अपवर्तन क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, ठीक है, जो भी बताया था आपको। सॉइल इरोजन जल के वेग के कारण मृदा का उपजाऊ तत्व जो होता है वो एक स्थान से टूटकर दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है, इसे मृदा अपवर्तन कहते हैं। अब इसको आप कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, बताना है आप लोगों को, ठीक है। मिट्टी के कटान को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, अधिक से अधिक वन लगाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, उससे मृदा अपवर्तन क्या होता है, कम होता है, आपको पता ही है ना। फिर है आपका मानचित्र। मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार पूछा गया आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसको आप। मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, 3 ही प्रकार के होते हैं, उसमें लिखा रहता है क्वेश्चन में आपके, निम्न में से कौन एक मानचित्र का प्रकार नहीं है, ऐसा प्रश्न वो पूछता है। भौतिक, राजनीतिक या थीमेटिक। अब भौतिक मानचित्र कैसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसमें भौतिक जो क्या बोलते हैं पक्ष होता है वो दिखाया जाता है, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी है, महासागर है, ठीक है। फिजिकल बोलते हैं इसको हम हिंदी में, सॉरी अंग्रेजी में। तो फिजिकल मैप आपने देखा ही होगा ना, जिसमें नदी पठार ये वो सब कुछ होता है। सेकंड होता है आपका मैप, पॉलिटिकल, ठीक। पढ़े होंगे आप लोग तो, मैप वगैरह खरीदते हैं तो आपने देखा ही होगा, जब आप जाते हैं मैप लेने के लिए तो आपसे पूछता है दुकानदार की कैसा चाहिए, पॉलिटिकल चाहिए या फिर फिजिकल चाहिए, ठीक। तो राजनीतिक क्या है भाई, राजनीति में क्या है, अगर हम बात करें भारत की तो भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे तो हिमालयन रेंज को हम एक क्षेत्र मानते हैं पूरा, लेकिन उस हिमालयन रेंज में बहुत सारे राज्य पड़ते हैं। वो राज्य किस आधार पर निर्मित किए गए हैं, राजनीति के आधार पर। तो इसमें राज्य, देश, नगर, शहर, गांव और अलग अलग जो विश्व के जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह होते हैं वो दर्शाए जाते हैं, ठीक। थीमेटिक नक्शे क्या होते हैं, देखिए ये नक्शे अलग अलग खास जानकारी वाले होते हैं, जैसे कि एक सड़क वाला हो जाएगा, दूसरा कोई वर्षा वाला हो जाएगा, तीसरा कोई वनों वाला हो जाएगा, ये सब कुछ, ठीक है। तो इस तरह से ये बनते हैं। तो जो भौतिक नक्शे हैं उनको प्राकृतिक कहा जाता है, और जो
राजनीतिक है उनको कृत्रिम कहा। तो ये राजनीति तो कृत्रिम है ना भाई। आप ये बताइए हल्द्वानी शहर क्या है? हल्द्वानी शहर, जो नाम आपने हल्द्वानी रखा है वो तो कृत्रिम है, वो तो आपके द्वारा रखा गया है, बाकी तो कुछ है थोड़ी है ना। तो इस तरह से आप याद रखना है। फिर है आइसोप्लेथ मैप, समरेखा, आप कुछ और अलग नाम है वो देखिएगा आप। समरेखा माप मानचित्र, इसमें समदाब रेखाओं तथा समताप लवणों आदि के माध्यम से मौसम मानचित्रों का निर्माण किया जाता है। तो मौसम मानचित्र जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोप्लेथ मैप कहते हैं। ठीक। समोच्च रेखाएं क्या होती हैं? आइसो हाइपर्स लाइन बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। और ये होती हैं कि जो समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाली रेखाएं जो बनाई जाती हैं उनको हम आइसो आइसो हाइपर लाइंस कहते हैं। आपने देखा होगा कि हिमालय की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से नापी जाती है ना। पृथ्वी का तल तो ऑड इवन होता रहता है, लेकिन समुद्र का तल क्या रहेगा आपका? वैसा ही रहेगा। आइसोजोनिक लाइंस क्या होती हैं? समदिक्पाती लाइंस या रेखाएं कहते हैं इनको हम। पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली ये रेखाएं होती हैं। ठीक है। फिर आपका आइसोबाथ, सम गहराई मतलब समान गहराई वाली रेखाएं जो होती हैं जल के अंदर समान बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोबाथ कहते हैं। फिर है आइसोबार्स, समदाब रेखाएं। ठीक। समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा, काल्पनिक रेखाएं आइसोबार्स हो जाएंगी। फिर है आइसो हाइपटेप हाइपटेस, यानी समान वर्षा रेखा, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को हम समान वर्षा रेखा कहेंगे। ठीक है। आइसोनेफ, सम हिम रेखा, समान हिम स्थानों वाले जो समान हिम वाले जो स्थान है उनको जोड़ने वाली रेखा को हम सम हिम रेखा कहते हैं। आइसोहेलिन, सम लवणीय रेखा, समान लवणता वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम आइसोहेलिन कहते हैं। ठीक है। आइसोहेल, सम धूप रेखा, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां प्रतिदिन सूर्य का प्रकाश जो है आपका समान रहता है। सम मेघ रेखा, तो ये सम 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 लग रहा है, आगे से कुछ है नहीं इसमें लग। ठीक है, चलो मैं आपको एक बार और समझा दूं। क्लियर है? देखो, देखो, सबसे यहाँ से स्टार्ट है ना आपका, ये देखो। यहीं से स्टार्ट है, समझना। हाँ, समोच्च रेखाएं क्या होंगी? अब सपोज कीजिए आपकी नैनीताल का जो पहाड़ है और भौली का जो पहाड़ है, ठीक है, ऐसे ही मसूरी का जो पहाड़ है। आप ये मानिए कि इन सभी की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो, सपोज, अब मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, 2000 मीटर है। ठीक है, सबकी 2000 मीटर है लगभग। हाँ, तो इनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी इसको बोल देंगे हम क्या? हम समोच्च रेखाएं, आइसो हाइपर लाइन। समझ रहे हैं आप? समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसे ही आइसोजोनिक, समदिक्पाती रेखाएं जो पृथ्वी के सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदु को जोड़ेंगी। ऐसे ही झुकाव वाले जो समान क्षेत्र होंगे उनको आपस में जोड़ देगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे? आइसोजोनिक लाइन बोल देंगे। तो आइसोपाथ, समान गहराई वाले बिंदु जो होते हैं, जैसे माना कि आपका ये प्रशांत महासागर है, इसकी गहराई का कोई बिंदु है एक, है ना, दूसरा कोई हिंद महासागर है, उसकी गहराई में कोई बिंदु है, इनको मिलाने वाली जो रेखा हो जाएगी उसको हम क्या बोल देंगे? आइसोबार बोल देंगे। तो आई होप कि ऐसे समझ में आपको आ जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। फिर है आइसोहाइटेस, सम वर्षा रेखा वाले। अगर माना हम बात करते हैं नैनीताल की, तो वहां पर वर्षा का एक स्तर है, इतनी वर्षा, इतने सेंटीमीटर वर्षा होती है। और उतनी वर्षा अगर आपकी ऋषिकेश में हो रही है, तो ऋषिकेश और नैनीताल का जो वर्षा वाला क्षेत्र है वो क्या होगा? समान हो जाएगा। इनको मिलाने वाली रेखा को हम आइसोहाइट आइसोहाइट्स बोलेंगे, यानी कि सम वर्षा रेखा बोल देंगे। ऐसे ही आइसोनेप से सम हिम रेखा, जहाँ पर समान रूप से क्या बोलते हैं, बर्फबारी होती है या फिर बर्फ पड़ी रहती है, उनको मिलाने वाली रेखा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे और बताओ एक एक चीज को। ये हर चीज में आपको बस सम धूप लिखा है, तो जहाँ समान धूप पड़ती है ऐसा कुछ। हेलो, आप लोगों को वॉइस आ रही मेरी? समझ में आ रहा है सीता मैम? ठीक है, पहले मैंने सिर्फ वैसे ही पढ़ दिया था, तो अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर दिया वो। ठीक है। फर्डिनेंड मैगलन क्या है ये? एक पुर्तगाली है।
समुद्री मार्ग द्वारा विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम नागरिक इसको माना जाता है। तो इसका नाम याद रख लीजिएगा आप, फर्डिनेंड मैगेलन। कौन है? पुर्तगाली, जिसने कि समुद्री मार्ग से पूरे विश्व की परिक्रमा की थी। अब आते हैं हम खनिजों पर। तो खनिजों से पहले आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है पुराने वाले में तो देख लीजिए, डॉक्यूमेंट आपके पास पड़ा हुआ व्हाट्सएप में, खोलिए उसको। तो मृदा वाला जो पोर्शन है उसमें खनिज, खनिज क्या होते हैं बताओ जरा, आप में से कोई भी एक जरा बताओ क्या होते हैं खनिज। चलो, तो देखिए खनिज में पहला है आपका कोयला। इसकी उत्पत्ति अवसादी शैलों से होती है और कार्बन की अधिकता एवं कठोरता के आधार पर इसके विभाजन होते हैं, यानी कि वर्गीकरण होते हैं। और वो विभाजन होते हैं चार। तो कोयले के चार प्रकार होते हैं। किसके आधार पर होते हैं? कार्बन की अधिकता, कठोरता के आधार पर। एंथ्रेसाइट सबसे पहला प्रकार है इसका, जो कि 90 से 95% कार्बन इसमें पाया जाता है। बिटुमिनस दूसरा प्रकार है। ये प्लीज आप लोग याद करिएगा, हाँ जरूर, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक, बिटुमिनस 70 से 90% कार्बन इसमें होता है। और लिग्नाइट, जिसको हम भूरा कोयला बोलते हैं। भूरा क्यों? क्योंकि अब कार्बन कम है तो कालापन कम रहेगा, जितना अधिक कार्बन उतना कालापन। ठीक है, तो इसका बोलते हैं हम भूरा कोयला बोलते हैं। ठीक है, और इसमें 45 से 50% कार्बन होता है। सबसे कम कार्बन वाला जो कोयला है वो होता है पिट, जो कि 40% से भी कम कार्बन इसमें पाया जाता है। पत्थर के कोयले को एंथ्रेसाइट भी कहा जाता है। इसकी उत्पादकता सर्वाधिक संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। ये सब इंपॉर्टेंट रहता है आपका, कौन सा चीज कहाँ पाया जाता है ना। ये वैसे इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्क्रीनिंग के लिहाज से नहीं है। स्क्रीनिंग में इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक, 2017 के आधार पर विश्व में कोयला के सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे ऊपर है चीन, फिर है भारत, फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है ऑस्ट्रेलिया एंड देन है इंडोनेशिया। ये आपने जरूर याद रखना है। खनिज पदार्थ जो आप पढ़ रहे हैं, किस खनिज की उत्पादकता सबसे अधिक कहाँ होती है, और दूसरी बात भारत का कौन सा स्थान है उस खनिज के उत्पादन में। ये दोनों ही बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चाइना में ये कोयला सबसे अधिक होता है और भारत में कोयले के निर्माण में दूसरा स्थान है भारत का। भंडारण की दृष्टि से सबसे अधिक भंडारण कहाँ पर है? तो भारत का 5वां स्थान है, पहला स्थान अमेरिका का है। ठीक है, लौह अयस्क, तो अभी तो आपने पढ़ा कोयला, कोयले के चार प्रकार पढ़े आपने। ठीक है, चार प्रकार कौन कौन से थे? तो देखिए ये थे एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ठीक, और इससे भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोयला सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। और 2017 के आंकड़ों के आधार पर विश्व में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक जो देश है वो कौन सा है? चीन है, और दूसरे नंबर पर भारत है। और इसके बाद भंडारण की दृष्टि से भारत का 5वां स्थान है और अमेरिका का पहला स्थान है। ये थोड़ा आपको ये याद करना पड़ेगा। लौह अयस्क या पृथ्वी के गर्भ में पाई जाने वाली सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। देखो पृथ्वी के क्रस्ट में भी लोहा पाया जाता है, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं पाया जाता, लेकिन सबसे अधिक पाया जाता है इसके कोर में। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है इसका? चीन है अगेन। भारत का चौथा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। और भंडारण की दृष्टि से भारत का स्थान अगेन 5वां है। तांबा उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान देखो, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, शायद नहीं है। तो चिली का पहला स्थान है, और भंडारण की दृष्टि से भी चिली का पहला ही स्थान है। ठीक है, बस में इतना याद करना है आपने। सोने की प्राप्ति के दो प्रमुख स्रोत होते हैं। पहला होता है आपका क्वार्ट्ज शिराओं के शैलों से, दूसरा है नदियों के निक्षेपण में। ठीक है, प्लेसर के रूप में। सर्वाधिक सोना कहाँ होता है? तो चीन में होता है। और मजे की बात यह है कि चीन में सबसे ज्यादा सोना होने के बाद भी चीन सबसे कम इसका उपयोग करता है। और देखो उपयोग के मामले में सबसे ऊपर कौन है? भारत है। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस चीज को, है ना। तो भारत में सोने का उपयोग सबसे अधिक होता है, जबकि भारत में इसका उत्पादन नहीं होता इतना। ठीक, ना ही इसका भंडारण कुछ है। सोने का सर्वाधिक आयतक देश कौन सा है? तो स्विट्जरलैंड है। यूएई, अरब अमीरात, दुबई दूसरे नंबर पे इसमें आता है।
चलिए, चांदी क्या है? यह कायांतरी चट्टानों में पाई जाती है। अब ये चीजें याद कर लेना आप, चांदी कहाँ पाई जाती है? कायांतरी चट्टानों में पाई जाती है। कायांतरी चट्टानें क्या होती हैं? जो अपना रूप बदलती हैं, ठीक है, में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होती है। सर्वाधिक उत्पादक देश है चाइना, इसका मैक्सिको, और भंडारण की दृष्टि से सबसे ऊपर है कौन है? पेरू। ठीक, भारत का कोई स्थान इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। जर्मन सिल्वर को निकल सिल्वर, पेंटॉक, न्यू सिल्वर, अल्पक्का आदि नामों से भी जाना जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें चांदी का कोई अंश नहीं होता। इसकी चमक चांदी की तरह होती है, जिस प्रकार से जर्मन सिल्वर कहते हैं। ठीक है, यह एक मिश्रित धातु है। इसमें देखो, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जर्मन सिल्वर वर्ड यूज कर रहे हैं, बट सिल्वर है नहीं इसमें। इसमें निकिल, पेंटॉक, न्यू सिल्वर, ये बहुत सारी चीजें पाई, सर ये तो नाम है इसके। इसमें पाया जाता है कि आपका ये तत्व ये है इसके, देखिए 60% कॉपर होता है इसमें, 20% निकिल होता है, और 20% आपका बचा हुआ ये सिद्ध होता है। तो सोना तो, चांदी तो है नहीं, पर तब भी चांदी की तरह दिखने के कारण से चमक इसकी चांदी की तरह होती है, इसलिए इसको सिल्वर कहते हैं। तो ये जर्मन सिल्वर का मतलब है। तो जर्मन सिल्वर क्या है? एक सिल्वर नहीं है, निकिल है, और मिश्रित धातु है, निकेल की और कॉपर की और यसत की। ठीक है, एल्यूमिनियम, इसका प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है। टन एल्यूमिनिया के लिए 3 टन बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। देखो, 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए, एल्यूमिनिया बनाने के लिए 3 टन बॉक्साइट की जरूरत होती है, और 2 टन एल्यूमिनियम मिलकर के 1 टन एल्यूमिनियम बनाता है। तो इस प्रकार से 6 टन बॉक्साइट से बनेगा आपका 1 टन एल्यूमिनियम। इस प्रकार 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए 6 टन बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादकता की दृष्टि से चीन, रूस, भारत, कनाडा और यूएई इसके प्रमुख देश हैं। भारत का स्थान यहाँ पर तीसरा है। टिन, 80% टिन नदियों के निक्षेपण में प्लेसर के रूप में प्राप्त होता है, जो कि रिवर बैंड या नदियों के तलों पर पाई जाती है। उत्पादन की दृष्टि से चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार और बोलिविया इसके प्रमुख देश हैं, ठीक, इसके टिन के। फिर है पेट्रोलियम। यह एक मिश्रित खनिज है जिसमें कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि प्राप्त होते हैं। फिर इसको रिफाइन करके हम क्या करते हैं? डीजल को, पेट्रोल को, केरोसिन को अलग कर लेते हैं। रोमानिया 1857 विश्व का प्रथम देश है जिसके कच्चे तेल के उत्पादक का आंतरिक ब्यौरा आंतरिक स्तर पर रिकॉर्ड है। उत्पादन की दृष्टि से अमेरिका सबसे बड़ा देश है, लेकिन आपको याद रखना है कि अमेरिका अपना जो भी पेट्रोलियम है उसको, उसका उसको बेचता नहीं है, उसको भंडारण करता है उसका। ठीक है, सऊदी अरब, रशिया, ईरान, इराक, कनाडा, चीन। तो देखिए, सबसे ज्यादा अमेरिका में, फिर सऊदी अरब में, फिर रूस में, फिर ईरान में, फिर इराक में, कनाडा में, फिर चीन में। यहाँ पर क्या है? पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भंडारण की दृष्टि से सबसे अधिक भंडारण कौन करता है? वेनेजुएला करता है, सऊदी अरब, कनाडा, इराक और ईरान। ठीक है, ईरान और इराक। ये पूछा जाता है एग्जाम, पिछली बार यूटेट में पूछा गया था, इसको देख लीजिएगा। ओपेक, पिछली बार ये पूछा गया था, निम्न में से कौन एक कंट्री ओपेक का एक हिस्सा है? तो वेनेजुएला उसका आंसर था। तो देखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं उनके नाम इसमें है। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं ऐसी? देखो, इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1960 में बगदाद के 5 राष्ट्रों द्वारा हुई थी, और इसमें अब 13 सदस्य हैं। हेडक्वार्टर इसका वियना में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं बेटा, ये ऑस्ट्रिया है। ठीक है ना। मेंबर देखो कौन कौन है इसके: अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, वेनेजुएला, अंगोला, बबून तथा कांगो। ठीक है, ये सब बेचते हैं, ठीक है, तेल को। तो इनका नाम याद रखना है आपने। इनका ये संगठन है एक, कौन सा है? ओपेक। अमेरिका अपना पेट्रोलियम नहीं बेचता, मैंने बताया था आपको ना। अमेरिका अपने पेट्रोलियम का भंडारण करता है और खरीदता है हर जगह से, लेकिन बेचता कहीं नहीं है। प्राकृतिक गैस,
उत्पादक देश कौन कौन से हैं प्राकृतिक गैस के? यूएसए है, रूस, ईरान, कतर और कनाडा। भंडारण, रूस, ईरान, कतर और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, यूएसए 5वें नंबर पे आता है। गैस हॉल 90% शीशा रहित होती है। गैस नाइल तथा 10% एथेनॉल से बनता है। ठीक है। यूरेनियम, यूरेनियम भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको थोड़ा सा आप नोट करिएगा। इसकी खोज 1789 में क्लाफोर्ड द्वारा पिच ब्लेड नामक अयस्क से की गई थी। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसको याद नहीं भी करोगे चल जाएगा। अणु शक्ति के दो प्रमुख स्रोत होते हैं, यूरेनियम और थोरियम। इसमें कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाविया, नाइजीरिया और भारत। इस क्रम में भारत का नंबर जो है वो कौन सा है? 11वां है। और भारत ऑस्ट्रेलिया से इसको मंगाता है अधिकतर। भंडारण की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है जहां पर इसका सबसे अधिक भंडारण किया जाता है। विश्व के देश तथा सीमाएं, तो अभी ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ है खनिज वाला। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको फिर से देखिए आप, 2 मिनट लीजिए, रिवाइज कीजिए अपने नोट्स देख करके, जो समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए। विश्व के देश तथा उनकी सीमाएं, देखो ये तो वही बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप लोगों को पता ही रहता है सब कुछ। ये कि क्षेत्रफल के आधार पर जो क्रम है वो ऐसे है। सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा है, यूएसए है, फिर चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया, भारत का इसमें 7वां स्थान है। ठीक है। जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा स्थान है, वो बताइए। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा आप। क्रम जो 10 क्रम है वो तो कम से कम याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, अब ये का बताने वाली बात तो इसमें कुछ है नहीं। अब है दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है, सार्क कहते हैं इसको हम। ठीक है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है। हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू में, नेपाल में। फाउंडेड ऑन 8 दिसंबर 1985, 1985 में ये इसको खोज मतलब बनाया गया था, स्थापना की गई थी इसकी। और तब ढाका इसका हेडक्वार्टर हुआ था, या कहें कि ढाका में इसकी खोज की गई थी, मतलब बनाया गया था इसको। इसका उद्देश्य है आर्थिक और क्षेत्रीय विकास करना। किनका? आपस के जो देश हैं उनका। कौन कौन इसके सदस्य हैं देखिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सबसे बढ़िया तरीका याद करने का यह है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सब इसके क्या हैं बताइए? सब इसके सदस्य हैं। भारत के इतने पड़ोसी देश हैं, चाइना को छोड़ करके। चाइना की जरूरत ही नहीं है आर्थिक सहायता की, वो तो खुद ही पैसे वाला आदमी है ना। बाकी देखो ना आप, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, सबके सब तो भारत के पड़ोसी देश ही हैं। अच्छा, क्षेत्रफल के आधार पर इनका क्रम बता रहा है ये सार्क देशों का, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। 2 अगस्त 2006 में सार्क देशों के विदेश मंत्री द्वारा विश्व के कुछ देशों को निरीक्षक राष्ट्रों की श्रेणी में स्वीकार किया गया। तो सार्क के निरीक्षक राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो देखो, निरीक्षण जो करते हैं इसका, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, ईयू है, यूरोपियन यूनियन जो है। ठीक है। इसके बाद ईरान है, जापान है, कोरिया है, यूएसए है, मॉरिशस है। ये सब क्या है इसके? सिर्फ निरीक्षक देश है। लैंडलॉक कंट्रीज, स्थल रूट देश जो होते हैं, ऐसे देश जिनकी सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती, तो लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं ऐसे कंट्रीज जो लैंड से लॉक्ड है, यानी कि जिनके चारों ओर क्या है, भूमि क्षेत्र नहीं है। तो ऐसे कुल 45 देश हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन है ऐसे? अफगानिस्तान आप देख सकते हैं अपने मैप में, भूटान है, नेपाल है, लाओस है ना, कजाकिस्तान है और ताजिकिस्तान है। ये सब आप देख लीजिएगा, ये इसको खुद ही पढ़ लीजिएगा ना, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज क्या होती हैं, स्थल रूढ़ देश क्या होते हैं, बस हो गया।
अंतर महाद्वीपीय देश जिनकी सीमाएं दो महाद्वीपों से लगती हैं उनको अंतर महाद्वीपीय देश कहा जाता है। तो दो महाद्वीपों से लगने वाले जो देश हैं उन्हें याद करिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, ठीक है। जॉर्जिया था टर्बाइन, इनका विस्तार एशिया से यूरोप महाद्वीप तक है। कौन कौन से हैं? जॉर्जिया था टर्बाइन। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं कौन कौन सी है? देखो, भारत की मैकमोहन, ठीक है, भारत और चीन के बीच की जो सीमा है। इसके बाद है आपका मैगिनॉट, फ्रांस की सीमा जो जर्मनी और इटली से मिलती है। अल्पाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्पाइन रेखा आपका, ठीक है, अल्पाइन लाइन पूछी गई है कई बार, फ्रांस और इटली के बीच में है। ऊपरी राइन नदी रेखा फ्रांस और जर्मनी को अलग करती है। रेड क्लिफ तो आप जानती हैं, भारत और बांग्लादेश एंड भारत और पाकिस्तान, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। 49th समांतर रेखा या 49th पैरेलल लाइन यूएसए और कनाडा को अलग करती है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। 38th पैरेलल लाइन उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा। ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बनाती है, ठीक है, और जरा सा पोर्शन भारत के साथ भी बॉर्डर में बनाती है। एक्चुअल में डूरंड रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान अलग हो गया, सॉरी, भारत और अफगानिस्तान के लिए, तो जब पाकिस्तान अलग हुआ तो वो पाकिस्तान भारत का ही तो हिस्सा था, तो उसका जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बन गया। ठीक। फिर है हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच खींची गई है। मैन रहीन रेखा, भारत की जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है वो जरूर याद करिएगा आप लोग। एल्पाइन लाइन भी पूछी जाती है, ठीक है, बाकी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, आप जितना याद करेंगे उतना बेटर है। तो ये हमारा पीडीएफ खत्म होता है, डॉक्यूमेंट खत्म होता है आज का। तो क्लास को हम यहीं पर अभी फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा? देखो, मृदा पढ़ी, मिट्टी, सॉइल पढ़ा आपने, ठीक है। इसके बाद आपने ये अभी देशों के नाम सुन लिए बहुत सारे, है ना। इसके बाद आपने खनिज पढ़े। तो ये 3 टॉपिक के, इनको आप अच्छे से करिए, पढ़िए। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, याद करने के लिए बहुत कुछ है, तो वो करिए आप लोग, ओके।